हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र में। देखिए, ये जो आज सब्जेक्ट हमने उठाया है, ये सब्जेक्ट है हमारा संविधियों का निर्वचन या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले स्टूडेंट हमें जान लेना चाहिए कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसका क्या मूलभूत आधार रहा है, ये सब्जेक्ट लाने का बेसिकली पर्पस क्या रहा है। ठीक है, तो ये हम सब इसमें पढ़ेंगे और इसका एक ओवरव्यू लेंगे। हम देखते हैं, जब हम संविधि के निर्वचन की बात करते हैं तो विधायिका द्वारा बनाई गई विधि में कभी कभी उस विधि का कोई एक उपबंध प्रावधान वाक्य का मीनिंग में कुछ डाउट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि लेजिस्लेशन द्वारा बनाए गए कोई भी कानून में उसके किसी वर्ड में, उसके किसी शब्दावली में कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है, एक से अधिक मीनिंग निकलते हैं, तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है हमारे इंटरप्रिटेशन की। और ये किसके द्वारा किया जाता है? ये हमारा किया जाता है जजेस द्वारा। इंटरप्रिटेशन जजेस द्वारा किया जाता है और ये सब जानने की जो प्रक्रिया हमारी कहलाती है वो संविधियों का निर्वचन कहलाती है। बेसिकली हम कहें तो किसी भी वर्ड में एक से अधिक मीनिंग निकल रहा है, कोई डाउट हो रहा है या फिर उसमें कोई रिश्ती आ गई है, तो ये सब वर्ड को सॉल्व करने की जो हमारी रहता है प्रोसेस रहता है, ये हमारा संविधियों का निर्वचन रहता है बेसिकली। अगर हम बहुत ही सीधे साधे शब्दों में देखें तो देखिए, निर्वचन न्यायालय का प्राथमिक कार्य है, ये सबको पता है भाई। इंटरप्रिटेट कौन करेगा? जजेस ही तो करेंगे हमारे। अगर किसी वर्ड में, कानून के किसी वर्ड में अनसर्टेनिटी आ जाती है तो उसे इंटरप्रिटेट करने का कार्य तो सुप्रीम कोर्ट का हो जाता है। जब कोई विवाद न्यायालय के समक्ष आता है तब उसका निपटारा न्यायालय विधायिका द्वारा बनाई गई विधि द्वारा करती है और ऐसा करने में विधायिका का आशय मालूम करना उसे आवश्यक हो जाता है। देखिए, यही इसी क्रम में हम एक बहुत ही छोटा सा एक उदाहरण आपको देते हैं। ये उदाहरण है हमारा डेट। देखिएगा, DATE, डेट। अब डेट मीन्स क्या होता है? डेट मीन्स होता है, एक होता है खजूर, एक आप किसी के साथ डेट पर जा सकते हैं, आप डेट पर गए, ठीक है। तीसरा हो जाता है हमारा डेट मीन्स होता है तारीख। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके माध्यम से आप बहुत जल्दी जान पाएंगे। अब देखिएगा, विधायिका का आशय जो इन रहा होगा इस वर्ड को डालने का, तो हमारे जो जजेस का माध्यम से देखा जाएगा कि वो उनका आशय इन तीनों में से क्या रहा। क्या वो तारीख से आशय रहा, क्या वो डेट से आशय रहा, या किसी के साथ जाने से आशय रहा, या फिर खजूर से आशय रहा। तो यहाँ पर जो इंटरप्रिटेट करेगा इस वर्ड को, वही प्रक्रिया, वही विधि हमारा संविधियों का निर्वचन कहलाती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, एक ही वर्ड में एक से ज्यादा डाउट अराइज हो गए हैं, अनसर्टेनिटी आ गई है। दैट्स आर ओनली रीजन कि यहाँ पर हमारा इस सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, फिर आ जाते हैं। देखिएगा, ये बोल रहा है हमारा संविधियों का निर्वचन का एक तरह से ओवरव्यू हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। देखिएगा, इसी क्रम में हम कुछ राइटर्स को भी देख लेते हैं। इंटरप्रिटेशन का क्या अर्थ रहा है और उस पर कुछ राइटरों ने क्या क्या कहा है। देखिए, सामंड ने क्या कहा है? निर्वचन अथवा अर्थान्वयन एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके द्वारा न्यायालय प्राधिकृत प्रारूप के माध्यम से अभिव्यक्त विधानमंडल का अर्थ मालूम करता है। अब भाई हमें करना है MCQ सॉल्व, हमें जूरिस्ट बनना नहीं है, हमें PhD करनी नहीं है, अभी बेसिकली GLO क्लियर करना है। तो हम कुछ कीवर्ड्स उठाते हैं और देखिए, हमारे चैनल पर ना सिर्फ आपको पास होने के तरीके ही बताए जाते हैं। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का ही उद्देश्य हमारा रहता है। हमें सिर्फ आपको GLO क्लियर कराना है, आपको जूरिस्ट बनाना नहीं है। तो हम उसके अकॉर्डिंग कुछ ट्रिक्स और कुछ शॉर्ट टर्म्स को लेकर के हम आपको ये सब्जेक्ट कराएंगे और आप लास्ट में देखेंगे आपके सारे ही MCQ सही जा रहे होंगे। ये हमारा आपसे वादा रहेगा। देखिएगा, अब ये सामंड के अनुसार, अब पूरी डेफिनेशन याद करने का इतना नहीं है हमारा, और भी सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो हम इसे क्या याद कैसे कर लेंगे? देखिए, हम इसको कुछ शब्द को, कीवर्ड्स को हम पकड़ लेंगे। प्राधिकृत, प्रारूप, माध्यम,
ठीक है, ये 3 वर्ड पकड़ लेंगे। जहां प्राधिकृत आ जाए, प्रारूप आ जाए, माध्यम आ जाए या अभिव्यक्त आ जाए, तो वहां पर सामंत की डेफिनेशन है। इसी के क्रम में हम ग्रे की डेफिनेशन देख लेते हैं। निर्वचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायालय लिपिबद्ध विधि में प्रयुक्त शब्दों का वह अर्थ लगाता है जो अनुमानतः विधायिका ने लगाया होगा। ठीक है, तो अब हम इसमें भी अपने कीवर्ड्स पकड़ लेंगे। देखिए, लिपिबद्ध विधि में प्रयुक्त या अनुमानतः, जहां पर लिपिबद्ध आ जाए, जहां पर प्रयुक्त शब्दों का यूज हो जाए, जहां अनुमानतः विधायिका ने लगाया है, ऐसा कुछ वर्ड आ जाए, तो वहां पर ग्रे की डेफिनेशन आपको एकदम बिना सोचे समझे लगा देना है। देखिए, अब हम थोड़ा सा इसका और ओवरव्यू ले लेते हैं। निर्वचन और अर्थान्वयन में अंतर। अभी हमने बार बार बोला निर्वचन और अर्थान्वयन। आपके माइंड में एक चीज क्लिक करनी चाहिए कि मैम ये वर्ड्स 2 बार क्यों बोल रही हैं, ये 2 डिफरेंट वर्ड एक ही चीज के लिए क्यों यूज कर रही हैं। तो मैं आपको ये चीज भी क्लियर करा देती हूँ। इंटरप्रिटेशन मीन्स निर्वचन, कंस्ट्रक्शन मीन्स अर्थान्वयन। देखिए, इंटरप्रिटेशन मीन्स होता है किसी भी शब्द का आशय खोजबीन कर निकाल कर लाना, और कंस्ट्रक्शन का मीन्स होता है या अर्थान्वयन का मतलब होता है किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ कर या रॉ मटेरियल उठा करके बना देना। ठीक है, यहाँ पर ना 2 गुट तैयार हो जाते हैं, एक सामंत और एक प्रोफेसर कूले का। कुछ तो यहाँ पर जो ये 2 पार्टीज होती है, सामंत बोलते हैं कि इनको एक ही वर्ड लेना चाहिए, निर्वचन और अर्थान्वयन का एक ही मतलब निकालना चाहिए। कूले के अनुसार इनका डिफरेंट मीनिंग होना चाहिए, क्योंकि दोनों का कार्य अलग अलग है। इसी क्रम में हमारे आ जाते हैं जस्टिस वाइट। ये कहते हैं कि भाई जस्टिस वाइट के अनुसार जब दोनों का अर्थ ही एक लिया गया है तो दोनों को अलग अलग नहीं समझना चाहिए। इसी पर हम एक केस पढ़ लेते हैं। देखिएगा, बेला बनर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निर्वचन और अर्थान्वयन इन दोनों को एक ही समझना चाहिए, क्योंकि दोनों का कार्य एक ही होता है। इसी क्रम में हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका सिद्धांत क्या होता है, इनका एक क्विक ओवरव्यू भी आपको दे देते हैं। निर्वचन 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, व्याकरणिक निर्वचन तथा तार्किक निर्वचन। व्याकरणिक निर्वचन वो निर्वचन होते हैं जहां पर किसी भी वर्ड का वही सेम एग्जैक्ट नियम निकलता है, वही मतलब निकलता है जो हमारा विधायिका ने दिया है, वही शब्द वही उसका आशय विधायिका का, तब वहां पर हमारा व्याकरणिक निर्वचन आ जाता है। और तार्किक निर्वचन, जिस भी वर्ड में, जिस भी शब्द में हमें इंटरप्रिटेशन करने की आवश्यकता होती है, जहां तर्क लगाने की आवश्यकता होती है, न्यायालय को कोई भी सिद्धांत प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, वहां तार्किक निर्वचन का प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में हम कुछ नियम देख लेते हैं। देखिए, पहला नियम है हमारा व्याकरणिक या शाब्दिक निर्वचन। दूसरा रूल आ जाएगा हमारा मिसचीफ का रूल या रिश्ती का नियम। तीसरा हमारा स्वर्णिक नियम या गोल्डन रूल आ जाएगा। चौथा हमारा हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल आ जाएगा। 5वां हमारा रूल आ जाएगा एडजस्टम जेनरीज का। 6ठा रूल आ जाएगा नोसेचर आ सॉसेस का। ये हमारे 6 प्रकार के रूल हैं, और जिन रूलों को पढ़ना अति महत्वपूर्ण है इस सब्जेक्ट को पढ़ने से, पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिएगा, हम बहुत ही क्विक वे में आपको एक 1 बाय 1 करके 1 लाइन में इनका मीनिंग बता देते हैं। देखिए, शाब्दिक निर्वचन क्या होता है। शाब्दिक मतलब लिटरल रूल। ये कह रहा है कि अगर ना किसी भी विधायिका द्वारा बनाई गई विधि के शब्द में बिल्कुल क्लियर है, शब्द बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, कोई अनसर्टिनिटी नहीं है, और उसका अगर उसका एग्जैक्ट मीनिंग हम डिक्शनरी से उठा करके देखें तो हमारा विधायिका का आशय भी वही आ रहा है और उस मीनिंग का जो वर्ड है उसका मीनिंग भी एग्जैक्ट वही निकल रहा है, तो वहां पर हमारा व्याकरणिक नियम का उपयोग किया जाना चाहिए। इसी क्रम में हम देख लेते हैं हमारा मिसचीफ का रूल। ये हमारा दूसरा नियम है, इसे अनिष्ट परिहार का नियम या फिर हमारा मिसचीफ का रूल नियम कहते हैं। देखिए, अनिष्ट परिहार मतलब गलती। इस रूल में समाज में चली आ रही किसी त्रुटि,
किसी कमी सुधार से संबंधित होते हैं। ये हमारा रूल जहाँ अप्लाई होता है, जहाँ पर लॉ में कोई कमी होती है, अनसर्टेनिटी होती है, कोई त्रुटि होती है, उससे लगाया जाता है। इसके अंतर्गत यदि विधायिका ने कोई विधि बनाई है और उसका कोई प्रोविजन क्लियर नहीं है, तो उस शब्द का उसी तरीके से अर्थ निकाला जाना चाहिए जैसा कि विधायिका ने उसका आशय रहा होगा। देखिएगा, कोई भी लॉ बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, कहीं ना कहीं अनक्लियरिटी तो रह ही जाती है। आपने सारे बेयर एक्ट्स पढ़े होंगे। आप जब भी बेयर एक्ट पढ़ते हैं, लीगल टर्म्स आते हैं, उनमें एक से अधिक मतलब निकलते हैं, तो फिर उनको अर्थ निकालने का जो कार्य होता है वो हमारा विधायिका जजेस द्वारा होता है। इनको पढ़ने में जो भी अनसर्टेनिटी आती है उसके लिए हमारा रिश्ती का रूल अप्लाई किया जाता है। देखिएगा, इसी में हम एक देख लेते हैं, जैसे कि डोहरी प्रोविजन एक्ट है, तो इसका उद्देश्य है दहेज प्रथा को रोकना, और इसका कोई शब्द क्लियर नहीं है तो उसका शब्द हम उसी प्रकार से निकालेंगे जो हमारा विधायिका ने इस एक्ट में देने की कोशिश की है। ठीक है, अब देखिएगा, डोहरी प्रोविजन एक्ट है तो आप उस पर चोरी वाला इंटेंशन तो लगा नहीं सकते। इंटेंशन तो किसी के दहेज का ही रहेगा या किसी महिला से रिलेटेड रहेगा। आप रेप का तो लगा नहीं सकते। डोहरी प्रोविजन एक्ट है तो डोहरी का ही लगेगा, तो आशय सिर्फ डोहरी से ही लेना चाहिए। ठीक है, फिर थर्ड रूल आ जाता है हमारा हारमोनियस कंस्ट्रक्शन से। कई बार विधायिका जो विधि बनाती है, इसके अलग अलग धाराओं में, अलग अलग प्रावधानों में ये बात निकल कर आती है कि कहीं पर जो विधायिका हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, लेकिन कहीं कहीं देखा जाता है कि विधायिका हमें चीज़ें प्रोवाइड ना करके हमसे हमारे लॉस पर, हमारी चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन या रोक लगा रही है। लेकिन ये तो संभव नहीं है कि विधायिका एक साथ एक हाथ से हमें दे रही है और एक हाथ से हमसे ले रही है, दूसरे ही हाथ से हमसे ले रही है। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमें एक से अधिक ज़्यादा शब्दों के बीच हमें हारमोनियस बैठाना चाहिए। जब दो प्रोविजन के बीच ऐसा लगे कि कुछ क्लैरिफाइड नहीं हो पा रहा है, कुछ क्लैशेस हो रहे हैं, तब उनमें न्यायपालिका और विधायिका के क्लैशेस को दूर करने के प्रोविजंस को हम हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल कहते हैं। ये वहाँ अप्लाई होता है जहाँ पर न्यायपालिका और हमारे लेजिस्लेशन के बीच में क्लैशेस आ जाते हैं, तो वहाँ पर हमारा हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल अप्लाई होता है। देखिए, इसके बाद आ जाता है हमारा गोल्डन रूल। गोल्डन रूल कह रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर शाब्दिक रूल लगाया गया है वहाँ पर कोई क्लियरिटी नहीं हो पा रही है, तब वहाँ पर जज थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाकर या थोड़ा सा चेंजेस कर उस वाक्य का प्रयोग करते हैं, उस शब्द का प्रयोग करते हैं। और ये सिर्फ इतना ही करना, जहाँ पर थोड़ा सा हेर फेर करके किसी वर्ड का मीनिंग निकाल लिया जाए, तो वहाँ पर हमारा गोल्डन रूल अप्लाई होता है। हमारा फिफ्थ रूल आ जाता है एडजस्टम जेनरीज का। देखिएगा, इसमें क्या हम लिखते हैं 1 3 5 7 9 11 डैश डैश डैश। देखिएगा, अब यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पर 9। अब इसमें सब में हमारा गैप कितना कितना आ रहा है। देखिए, नेक्स्ट रूल आ जाता है हमारा एडजस्टम जेनरीज का। इसमें हमने लिखा है 1 3 5 7 9 11। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आप हमें बताइए क्या आएगा। तो यहाँ पर क्या हमारा आप 13 नहीं लिखेंगे क्योंकि सब में एक एक का गैप आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 13 कि आप कैटेगरी में देखकर समझते हैं कि नेक्स्ट क्या चीज़ आएगी। ठीक है, ये बताने का मतलब सिर्फ हमारा यही उद्देश्य था कि आप इसी कैटेगरी को देखिएगा कि इसमें नेक्स्ट चीज़ क्या आएगी। और अगर लॉ की भाषा में बात की जाए तो हमें जैसे कार, बाइक, ठीक है, ट्रक और एक्सेट्रा, तो आप इसमें क्या एरोप्लेन लगाएंगे। ठीक है, जहाँ कार की बाइक की गई है, जहाँ पर कार की, बाइक की, ट्रक की बात की गई है और ETC लिख दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्लैशेस उत्पन्न हो रहे हैं, तो आप इसका मतलब क्या लेंगे। तो इसमें ETC का मतलब होगा, इसमें एरोप्लेन इंक्लूड तो होगा नहीं। यहाँ पर देखा गया है कि सारी कैटेगरी जो है, आप देख रहे हैं कि ये सारी कैटेगरी जो है इट इंक्लूड ओनली रोडवे।
तो ETC विद इंक्लूड एनीथिंग दैट फॉल कैटेगरी ऑफ रोडवे। आप कैटेगरी के सारी चीजें देखकर समझ सकते हैं कि नेक्स्ट का मतलब क्या होगा। तो भाई देखिए, ट्रक है तो आप रिक्शा लिख सकते हैं, बस लिख सकते हैं, आप एरोप्लेन नहीं लिख सकते, आप यहाँ यॉट नहीं लिख सकते। तो जहां पर क्लैशेस हो रहे हैं एक जैसी चीजों के पर, तो वहां पर ETC का मतलब वही चीजों से लिया जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा एडजस्टम जेंडरीज का मतलब। देखिए, हमारा छठा नियम आ जाएगा नॉसेचर और सॉसेस का। इसका बेसिकली मतलब क्या है? देखिए, विधायिका द्वारा यदि 3, 4 या 5 या उससे अधिक शब्द का एक ही लाइन में लिखा गया है ना, तीनों और इन 3 या 4 शब्द का एक ही मतलब है, उनका मीनिंग भी क्लियर है, लेकिन जो हमारा लास्ट का एक वर्ड आ जाता है या इनमें से कोई एक वर्ड आ जाता है उसका मीनिंग क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर उसका मीनिंग जो है वो सारे उन वर्ड से लिया जाएगा जो एग्जैक्ट वैसे ही लिखे गए हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ, बहुत ही इजी है। जैसे मैंने एक क्लास है, मेरी एक क्लास है, आप सब मेरे क्लास में बैठे हैं और मैंने उसमें बोला नेहा, शिवी, प्रियंका, हैप्पी, मनप्रीत, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमने वर्ड बोला हैप्पी, ठीक है। अब इसमें अनसर्टेनिटी है। हैप्पी मीन्स लड़के का भी नाम हैप्पी होता है और हैप्पी एक गर्ल्स का नाम भी होता है। तो यहाँ पर हम ओवरव्यू हमारे जजेस का क्या रहेगा कि इस क्लास में जितनी भी लड़कियों का नाम लिया गया है वो सारी, जितने भी नाम लिए गए वो सारे लड़कियों का हैं। तो इंटेंशन वो उस नाम का, हैप्पी नाम का जो इंटेंशन रहेगा वो गर्ल्स से रहेगा। तो ये सब जानने की जो हमारी प्रक्रिया रहती है, तो ये हमारी नॉसेचर और सॉसेस का नियम कहलाती है। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा छोटा सा सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि सर के माध्यम से इस चैनल पर बहुत ही कम फीस में एज अ गिफ्ट आपको कराया जा रहा है ये सब्जेक्ट, और आप इस चीज़ को सर के माध्यम से जो हमारा नंबर है उस पर कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं सर से। धन्यवाद।